हेलो, हाँ जी, राम राम सभी कर से अभ्यर्थियों को। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। अपन ने पिछली क्लास के अंदर एंटोमोलॉजी में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी अपना क्लास शुरू की थी। उसके अंदर अपन ने हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी देखा था, भारत में कीट विज्ञान का क्या इतिहास है उसके बारे में अपन ने बात की थी। अगर वो आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। जिस प्ले लिस्ट में आप इस क्लास को देख रहे हो उसी प्ले लिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। आज अपन क्लास शुरू करने से पहले अपन आप सबके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के नए बैच है वो यहाँ पर सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है, वो शुरू कर दिए गए हैं, निःशुल्क शुरू किए है। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सेमेस्टर की प्रत्येक क्लास सब्जेक्ट की एक क्लास है आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। क्लास से नोट्स पीडीएफ है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल है उस सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको है प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो सेमेस्टर नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा। यहाँ पर 3 से 4 एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको बीएससी एग्रीकल्चर का प्रत्येक सेमेस्टर की क्लासेज वीडियो लेक्चर वगैरह है सभी है आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आज ही देर किस बात की, आज ही है आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो कीट है, कीट विज्ञान, जो कीट अपन पढ़ते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट है वो प्राणी जगत में किस प्रकार से प्रभावी है, इनकी संख्या है वो प्राणी जगत में किस प्रकार से है वो प्रभावी है, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है वो रहने वाला मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम। जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, जंतु जगत के अंदर अगर मैं जंतु जगत की बात करूं तो जंतु जगत के अंदर डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीटों का किस प्रकार से प्रभाव है, जंतु जगत में कीटों के प्रभाव से संबंधित जो पॉइंट है, रिलेटेड बिंदु है, कीटों का प्रभाव। जंतु जगत में कीटों का किस प्रकार से प्रभाव है, कौन कौन से पॉइंट है जो अपन को ये बताते हैं कि इन पॉइंटों की वजह से, इन विशेषताओं की वजह से कीटों में ये विशेषताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं की वजह से जो जंतु जगत है अपना एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर कीटों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, प्रभावी रूप से है वो कीट इंसेक्ट होते हैं। तो अगर इसके अपन मेजर पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट है वो रहने वाला है अपना प्रजातियों की अधिक संख्या। जो कीटों की प्रजातियां होती है उनकी यह संख्या अधिक होती है, कीटों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, इस कारण है वो इनकी संख्या अधिक होती है। अपन ने बात की थी जंतु जगत की, तो जंतु जगत में विभिन्न जो संघ पाए जाते हैं उनमें ऑर्थोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। क्या आर्थ्रोपोडा संघ है? अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी कि आर्थ्रोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है और आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर जो क्लास है यानी कि वर्ग है वो है इंसेक्टा वर्ग। कौन सा वर्ग है? इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा वर्ग के अंदर है वो जीव कीट पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं और ये भी है जो सबसे बड़ा संघ है। यानी कि एक तो क्या है, इनकी प्रजातियां अलग अलग है, इनकी संख्या होती है वो अधिक होती है। प्रजातियों की अधिक संख्या, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, अपन को ध्यान रखना है। सेकंड टॉपिक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एनिमल किंगडम के अंदर, जंतु जगत के अंदर कीट है वो किस प्रकार से प्रभावी है, किन कारणों के कारण प्रभावी है। तो अपन को इनमें पहला बताना वो है प्रजातियों की अधिक संख्या। जंतु जगत में 85% 85% से अधिक प्रजातियां कीट समूह से संबंधित है। जितना भी जंतु जगत है पूरा एनिमल किंगडम है, उन एनिमल किंगडम के अंदर 85% जो प्रजातियां है वो किससे रिलेटेड है? 85% प्रजातियां वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट से रिलेटेड है, कीटों से रिलेटेड है। ये अपन को ध्यान रखना है क्योंकि इनमें प्रजातियां होती है वो जातियां होती है सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग जंतु जगत के अंदर 85%, अगर जंतु जगत में मान लो 100 जातियां पाई जाती है, 100 प्रजातियां पाई जाती है, तो उनमें से 85% प्रजातियां है वो किस में पाई जाएगी? इंसेक्टा में पाई जाती है। अब तक वर्णित कीटों की कुल संख्या 9 लाख से अधिक है। अब अपन जब वर्णित कीट यानी कि जो इनका कीटों का वर्णन हो चुका है, जिनकी अपन ने स्टडी कर चुके हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख से अधिक है।
तो देखते हैं अपना इंसेक्ट ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट वर्ग है, इंसेक्ट वर्ग कितने परसेंट पाया जाता है? 73% पाया जाता है। उसके अलावा क्रिस्टेशियंस है वो 3% पाया जाता है। एरेकिनिड्स फाइलम है वो 8% पाया जाता है। उसके अलावा मोलस्क के 6% है। और जो अंदर इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर 5% है। और जो वर्टिब्रेट्स है फाइलम का जो कोर्डाटा वर्ग है उसके अंदर कितने हैं? कोर्डाटा संघ में 5% है वो जंतु पाए जाते हैं। दूसरा है कि एक ही प्रजाति में व्यक्तिगत संख्या अधिक होती है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही प्रजाति होती है कीटों की, जैसे अपन टिड्डी ले लेते हैं। किसकी बात करते हैं? अपन टिड्डी की बात करते हैं। अगर मैं टिड्डी की बात करूं तो अपन सबको पता है कि 2021-22 के अंदर, कब 2021-22 के अंदर है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है टिड्डी का आक्रमण हुआ था। तो एक झुंड के साथ में टिड्डियां आती थी। एक झुंड के अंदर कई सारी टिड्डियां होती थी जो लगभग 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर फैल जाती थी। तो इनकी क्या है, एक ही प्रजाति के अंदर संख्या होती है, वो जंतु जो कीटों की संख्या होती है वो अधिक होती है। तो दूसरा पॉइंट अपन ये है कि एक ही प्रजाति में व्यक्तिगत संख्या अधिक होती है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सिंगल स्पीसीज। जैसे एक ही टिड्डी जाति है, टिड्डी की जाति के अंदर व्यक्तिगत संख्या अधिक होती है। टिड्डी जाति है वो झुंड के अंदर ही जाती है। पूरा का पूरा जो 1 हेक्टेयर का खेत है उसके अंदर टिड्डी सा जाती है, यानी कि इनमें व्यक्तिगत संख्या अधिक है। जैसे टिड्डी हो गया, टिड्डी दल है। दूसरा है निवास की महान विविधता, यानी कि ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिट्स। जो निवास होता है ये कीट विभिन्न जो विकट परिस्थितियां होती है, विभिन्न परिस्थितियों में भी यह कीट जीवन यापन कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कीट अच्छी तरह से है वो पनप सकते हैं। कीटों के अंदर अगर मान लो तापमान उच्च होता है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर भी है वो अपन को पता है कि ये टिड्डी वगैरह है वो जिंदा रह सकती है। तो जो विपरीत परिस्थिति आती है उसके अंदर भी है अन्य जीवों की तुलना में कीट है वो अधिक पनपते हैं, इस कारण इनकी संख्या अधिक है। अगला है लंबे भौगोलिक इतिहास, लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कीटों का है जो 350 मिलियन से अधिक वर्षों तक इस धरती पर कब्जा करने के लिए जाने जाते हैं। जो कीट का है वो कितने वर्ष पुराने हैं? 350 मिलियन से अधिक वर्षों तक, 350 मिलियन से अधिक समय हो गया है कीटों को यहाँ पर धरती पर रहते हुए। तो इनका जो जियोलॉजिकल है वो क्या है कि लंबा हो गया है। जो लंबे समय से है वो जीव है, कीट है यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरा उसके अलावा बात करें तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कीट विभिन्न परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुकूल होते हैं। अगर मान लो विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, तो कीटों के अंदर है वो जल को संचित करने की क्षमता पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है कीटों के अंदर कम हो जाती है, जिससे जल की हानि कम होती है। यानी कि बॉडी के चारों ओर जो क्यूटिकल आवरण पाया जाता है वो जल का बचाव करता है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो भी कीट है वो जीवन यापन कर सकते हैं। कम तापमान में भी अन्य जीवों की तुलना में वो अधिक पनपते हैं। अगला है रीजन्स फॉर डोमिनेंस, यानी कि उनके प्रभाव का क्या कारण है। कीटों का प्रभाव अपन वर्तमान में देख रहे हैं। कीटों के प्रभाव का कारण क्या है? रीजन्स फॉर डोमिनेंस, यानी कीटों के प्रभाव का कारण क्या है। इसमें पहला कारण है उड़ने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। कीटों के अंदर है पंख पाए जाते हैं और पंख होते हैं वो कीटों के अंदर उड़ने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर कीट एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर चले जाते हैं, तो वहां पर है वो अपनी प्रजाति को संरक्षित कर पाते हैं। इस कारण है वो अन्य जीवों की तुलना में कीट होते हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं। कीटों में पंख पाए जाते हैं। जो एक्सोस्केलेटन के पार्श्व विस्तार होते हैं, जो कीटों का एक्सोस्केलेटन कवच पाया जाता है उसके जो पार्श्व विस्तार होते हैं। कीट सबसे पारंपरिक जानवर है जो एकमात्र उड़ने वाले अकशेरुकी है। अगर मैं अकशेरुकी की बात करूं, नॉन कॉर्डेट्स की बात करूं, अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेट्स जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, अकशेरुकियों में एकमात्र प्राणी है कौन सा? कीट एकमात्र प्राणी है। कीटों का एकमात्र वर्ग है इंसेक्ट वर्ग के कीट, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। इस कारण भी क्या है, कीट है जो अधिक प्रभावी होते हैं। एकमात्र उड़ने वाले अकशेरुकी पूछे तो कौन है? कीट है, अपन को ध्यान रखना है। कीटों के अंदर है वो एक्सोस्केलेटन के है वो पार्ट्स और पंख पाए जाते हैं, इसके कारण इनमें उड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। उड़ान निम्न उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। उड़ने का क्या क्या कारण हो सकता है? पहला है भोजन मिलन। अगर मान लो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कीटों का भोजन है वो समाप्त हो गया है, वनस्पति है समाप्त हो गई है, तो कीट अपने पंखों की सहायता से दूसरी जगह पर है भोजन लेने के लिए जाता है। उसके अलावा है आश्रय और अंडा देने के लिए।
कीटों को अंडा देने के लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता अच्छी रहती है। कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा। कीट है वो बलुई दोमट मृदा के अंदर है वो अपने अंडे देना उपयुक्त मानते हैं, तो कीट अंडे देने के लिए भी दूसरी जगह पर उड़कर चले जाते हैं। उसके अलावा स्थान तलाश के लिए अपने लिए अनुकूल स्थान की तलाश करने के लिए भी कीट एक जगह से दूसरी जगह उड़कर है वो चले जाते हैं। उसके अलावा एक नए निवास स्थान में रहने के लिए और निवास स्थान का आदान प्रदान करने के लिए कीट एक नए निवास स्थान में रहने और अपने निवास स्थान का आदान प्रदान करने के लिए भी ये पंखों की सहायता से उड़कर चले जाते हैं। दुश्मन और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए भी है वो उड़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी फसल पर अगर कीट का अधिक प्रभाव होता है तो वहां पर रसायन वगैरह का छिड़काव किया जाता है। तो उन दुश्मनों और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए भी कीट है वो अपने उड़कर चले जाते हैं। माइग्रेट करने के लिए, माइग्रेट का मतलब होता है लंबी दूरी यात्रा करना। जैसे कि अपन ने 2021-22 के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण देखा था, तो वो टिड्डी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे खाड़ी प्रदेश है वहां से उड़कर है वो आई थी, माइग्रेट के माध्यम से आई थी। तो लंबी दूरी यात्रा तय करने में तो टिड्डियां वगैरह हो गई, उनके लिए भी यह पंख है वो जरूरी है। दूसरा इसका प्रभाव होने का कारण क्या है? अनुकूलन योग्यता तथा सार्वभौमिकता। इसमें एडेप्टिबिलिटी और यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। क्या? एडेप्टिबिलिटी और यूनिवर्सलिटी पाई जाने के कारण है यह कीट है जो अधिक अनुकूल होते हैं और वो अन्य कीटों की तुलना, अन्य जीवों की तुलना में अन्य प्राणियों पर क्या होते हैं? अधिक प्रभावी होते हैं। कीट पृथ्वी पर अपनी जिंदगी बनाने और मिट्टी पानी की विशाल निवास स्थान पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक समूह है। क्या? कीट अपनी जिंदगी पृथ्वी पर है वो अपनी लाइफ बनाने के लिए मिट्टी और पानी की विशाल निवास स्थान पर कब्जा करने वाले प्रथम समूह है। ये जलवायु परिस्थितियों की विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्या? जो जलवायु परिस्थिति की विस्तृत श्रृंखला होती है उसमें भी पाए जाते हैं। जैसे कीट है वो -50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पाए जाते हैं। 40 क्या, कभी कभार तो 45 भी हो जाता है पश्चिमी राजस्थान का तापमान, तो वहां पर भी है गर्मियों के अंदर भी कीट रहते हैं। तो ये है -50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस का जो परास है तापमान का, उसके अंदर भी अच्छे से जीवित रह पाते हैं, अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। उसके अलावा जो तीसरा टर्म है वो है साइज, आकार। आकार के कारण भी है वो कीट है अन्य कीट प्राणियों की तुलना में जो प्रभावी होते हैं। अधिकांश कीट छोटे होते हैं, छोटे आकार के होने के कारण है वो अधिक प्रभावी होते हैं, जो निम्न शारीरिक और पारिस्थितिक लाभ प्रदान करते हैं। कीटों के आकार छोटा होने के कारण उनको कौन कौन से शारीरिक और पारिस्थितिक लाभ प्रदान होते हैं उनका अपन देखें तो अन्य जानवरों के लिए कई पारिस्थितिकीय परिक्रमों का उपयोग कठिन होता है। जो बड़े जानवर होते हैं उनके लिए कई ऐसे पारिस्थितिकी परिक्रम है उनका उपयोग करना कठिन होता है। कीटों में विकास और जीवन को बनाए रखने के लिए कम जगह, भोजन और समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कीटों में विकास और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसको एक कम जगह की आवश्यकता होगी, कम भोजन की आवश्यकता होगी, उसके अलावा कम समय की आवश्यकता होगी। कीट है वो कम समय के अंदर अपनी एक पीढ़ी पूर्ण कर देते हैं। लगभग है वो मक्का का जो एफिड्स होता है वो है 16 दिन के अंदर अपनी एक पीढ़ी को पूर्ण कर देता है। उसके अलावा उनको ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है, छोटा शरीर होने के कारण कीटों को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कम होती है। कीटों में ऊर्जा उपयोग अधिकतम होता है। कीटों के अंदर है ऊर्जा का है हनन नहीं होता है, ऊर्जा का है अधिकतम उपयोग होता है। कीटों में कम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है। कीटों का आकार छोटा होने के कारण जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम पड़ता है, इसलिए उनके अंदर क्या एनर्जी की भी कम आवश्यकता होती है। कीटों में संयुक्त क्रियाएं और श्वास नलिका द्वारा श्वसन अधिक प्रभावी होता है। कीटों में जो श्वास नलिका होती है, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है, वो अधिक प्रभावी होता है। कीट दुश्मनों से आसानी से बच निकलने में कामयाब होते हैं। कीट होते हैं वो अपने जलवायु के अनुसार उनके शरीर का रंग होता है, इसलिए वो दुश्मनों से बच निकलने में भी सहायक होते हैं। तो कीटों के प्रभाव का तीसरा कारण क्या? आकार में मैंने आपको ये बता दिया कि कीटों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। कीट है ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण इनको भोजन, समय, ऊर्जा और जगह की है वो कम आवश्यकता रहती है। उसके अलावा कीटों के अंदर जो श्वसन होता है वो श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन नलिकाओं या श्वसन होता है वो श्वसन नलिकाओं या ट्रेकिया के द्वारा होता है। जो भी ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है वो इनके अंदर एक मुख्य विशेषता है, वो जीवन यापन करने के लिए सहायक होती है। उसके अलावा इनमें है जो स्नायु क्रिया तंत्र भी पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन चौथा कारण क्या है कि जिसके कारण कीट है वो अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं।
तो इनका चौथा कारण है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है वो कीटों का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है एक्सोस्केलेटन की मैं बात करूं, एक्सोस्केलेटन की मैं अगर बात करूं तो ये कीटों का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है कीटों का बाहरी आवरण होता है एक्सोस्केलेटन। कीटों के आवरण को अपन एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जो कीटों का आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और अपन बात कर रहे थे एक्सोस्केलेटन की, तो कीटों का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बाहरी आवरण होता है। क्या होता है कीटों का बाहरी आवरण होता है। और जो कीटों का बाहरी आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। किसका बना होता है कीटों का बाहरी आवरण है वो क्यूटिकल का बना होता है। कीट बॉडी को एक्सोस्केलेटन नामक एक बाहरी झिल्ली के साथ कवर किया जाता है। जो कीट बॉडी होती है उसको एक्सोस्केलेटन झिल्ली के साथ में कवर किया जाता है। यानी कि कीटों का जो बाहरी आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कीटों के शरीर का बाहरी आवरण। कीटों के शरीर का बाहरी आवरण, कीटों के शरीर का बाहरी आवरण क्या कहलाता है कीटों के शरीर का बाहरी आवरण है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है एक्सोस्केलेटन। कीटों के शरीर का बाहरी आवरण एक्सोस्केलेटन कहलाता है। और ये किसका बना होता है तो ये एक्सोस्केलेटन बना होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन प्रोटीन और नाइट्रस जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनका है वो संघटक होता है या पॉलीमर होता है। काइटिन नामक एक बाह्य प्रोटीन से बना होता है। ये वजन में हल्की होती है और कीटों के शरीर को ताकत, कठोरता और लचीलापन देती है। जो एक्सोस्केलेटन होता है कीटों का बाहरी आवरण होता है और ये बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। काइटिन होती है ये प्रोटीन से बना होता है और ये वजन में हल्की होती है तथा कीटों के शरीर को है वो ताकत प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, उसके शरीर को कठोरता प्रदान करती है और कीटों के शरीर में लचीलापन प्रदान करने का कार्य करती है। इसलिए एक्सोस्केलेटन के पाए जाने के कारण भी है कीटों के अंदर है वो अन्य प्राणियों से अधिक प्रभावी होते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटन के उपयोग की कि एक्सोस्केलेटन का उपयोग क्या है। अगर मैं एक्सोस्केलेटन के उपयोग की बात करूं तो ये बाहरी कवच के रूप में कार्य करता है। एक्सोस्केलेटन होता है वो कीटों के शरीर का बाहरी कवच के रूप में कार्य करता है। दूसरा है कि मांसपेशियों के लगाव के लिए जगह प्रदान करता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है ये एपिडर्मिस से जुड़ा होता है और ये मांसपेशियों को जोड़ शरीर की जो मांसपेशियां होती है उससे बाहरी परत को जोड़ने में भी है ये सहायता प्रदान करता है। पानी के नुकसान को रोकता है। ये क्या करता है पानी की जो हानि होती है एक्सोस्केलेटन पानी की हानि को भी रोकता है। ये आप देख सकते हो कि बाहरी परत को मांसपेशियों से है वो एक्सोस्केलेटन जोड़ने में सहायता करता है। तो इस कारण भी है कीट अन्य कीटों की प्राणियों की तुलना में क्या होते हैं प्रभावी होते हैं। दूसरा अपन देखते हैं शुष्ककरण का प्रतिरोध। शुष्ककरण का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ डेसिकेशन। डेसिकेशन शुष्ककरण का मतलब होता है ये कीट है जो शरीर को सूखने से रोकते हैं। क्या करते हैं कीट है जो अपने शरीर को सूखने से रोकते हैं यानी कि पानी की हानि को रोकते हैं और अन्य प्राणियों की तुलना में इस कारण भी है वो प्रभावी होते हैं। कीट है जो निम्नलिखित प्रक्रियाओं से शरीर की सतह को पानी नुकसान को रोकता है। शरीर की सतह से जो पानी का नुकसान होता है उसको किस प्रकार रोकता है तो इसमें एपिक्यूटिकल में मौजूद लिपिड्स और पॉलीफिनॉल पानी की अशुद्धि जांच करने के रूप में कार्य करते हैं। जो कीटों की सेकंड परत होती है एपिक्यूटिकल। कीटों का शरीर होता है वो तीन परतों से मिलकर बना होता है। तो जिसमें एपिक्यूटिकल होती है एपिक्यूटिकल्स के अंदर लिपिड्स और पॉलीफिनॉल होते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर लिपिड्स और पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। लिपिड्स और पॉलीफिनॉल के कारण कीट होता है वो पानी की अशुद्धियों को जांच करने का कार्य करता है। उसके तहत थैलीदार मोम अणुओं के साथ परत पानी के नुकसान को रोकती है। जो कीटों के शरीर की एपिक्यूटिकल परत होती है कौन सी परत एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल परत के अंदर क्या है थैलीदार मोम अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं थैलीदार मोम अणु पाए जाते हैं जो एक परत का निर्माण करते हैं और परत से पानी का नुकसान होता है वो क्या होता है कम होता है। तो एक तो एपिक्यूटिकल के अंदर है लिपिड्स और पॉलीफिनॉल पाया जाता है। लिपिड्स और पॉलीफिनॉल के कारण ये पानी की अशुद्धि की जांच की जाती है। दूसरा है इसके अंदर मोम के अणु पाए जाते हैं जो पानी की परत होती है उससे पानी की हानि को रोकते हैं। अगला है पानी के नुकसान को रोकने के लिए रंध्र बंद रहते हैं। कीटों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं
वो रंध्र होते हैं क्या, पानी की हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं। अंडा अवस्था में सेल विकास, पानी के नुकसान और आंतरिक भ्रूण की स्थिति को रोकता है। जो अंडा अवस्था होती है कीटों की, तो अंडा अवस्था में क्या होता है, कीटों के चारों ओर एक सेल, अंडों के चारों ओर एक सेल पाई जाती है। इस सेल के कारण जो कठोर आवरण पाया जाता है, कवच पाया जाता है, जिसको अपन कवच बोल सकते हैं, जो कवच पाया जाता है, इस कवच के कारण क्या होता है कि पानी की हानि होती है वो कम होती है, और जो अंडे के अंदर भ्रूण होता है उसको है संपूर्ण मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में पानी मिलता रहता है, जिससे वो अधिक जीवन है वो अपना प्रभावी रूप से जीते हैं। दूसरा है, इनके अंदर पानी संरक्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पानी का है, ये संरक्षण करते हैं कि चयापचय पानी का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। जो इनकी उपापचय क्रियाएं होती है, उन उपापचय क्रियाओं में पानी का उपयोग करने की क्षमता पाई जाती है। अगला है कि मल के पानी का पुनः अवशोषण कर लेते हैं। जो कीट होते हैं वो कीट मल होते हैं, जो अपना उत्सर्जी पदार्थ होता है उनके पानी को भी है पुनः अवशोषित करके उनके बाद में उत्सर्जन करते हैं। अगर मैं इनके उत्सर्जन की बात करूं, उत्सर्जित पदार्थ की बात करूं, तो इनका जो स्थलीय कीट होते हैं, स्थलीय कीटों का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल होता है। और यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। और अगर मैं जलीय कीटों की बात करूं, तो जो जलीय कीट होते हैं इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। तो इनका एक ये भी हो गया कि जो स्थलीय कीट होता है उनका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। इसलिए कीट अपने उत्सर्जित पदार्थ को त्यागने से पहले ही है वो पानी का है एक बार पुनः अवशोषण कर लेते हैं। स्थलीय कीट नाइट्रोजनस कचरे, यूरिक एसिड को हटाने के लिए पानी की कम उपयोग करते हैं। यानी कि इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि स्थलीय कीट होते हैं वो यूरिक एसिड नामक जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। अगला है श्वसन तंत्रिका तंत्र। कीटों के अंदर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के अंदर श्वसन होता है वो ट्रेकियल श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन, ट्रेकियल श्वसन पाया जाता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार की श्वसन जो नलिकाएं होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, कीटों के अंदर जो श्वसन तंत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। यह सक्रिय रूप से ऊतकों की सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। कीटों के अंदर अगर मैं बात करूं तो है वो श्वसन के लिए है ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा जो इनका उदर भाग है, उदर भाग के अंदर 8 से 10 है वो श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। कीटों में उदर भाग में 10 श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, जहां से वो ऑक्सीजन है वो ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। कीटों के बंद तंत्र के माध्यम से घुमाव हवा को स्वीकार करते हैं और पानी के नुकसान को क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। अगला है प्रजनन क्षमता या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की मैं बात करूं, प्रजनन क्षमता की बात करूं, तो कीटों में प्रजनन क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। क्या, कीटों के अंदर प्रजनन की क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है। निम्नलिखित कारणों से कीट की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। कीटों की प्रजनन क्षमता अधिक होने के क्या क्या कारण है, तो इसमें अंडा देने की क्षमता उच्च होती है। कीटों के अंदर क्या होती है, अंडा देने की क्षमता होती है वो उच्च होती है। एग्जाम्पल अपन मान लो दीमक का ही मान ले, क्या मानते हैं, जो दीमक रानी होती है उसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये लगभग एक दिन के अंदर 70 से 80 हजार अंडे देती है। कितने, 70 से 80 हजार, यहाँ पर 60 से 70 हजार भी मान सकते हैं। 12th बुक के अंदर 70 से 80 हजार अंडे लिखा हुआ है, तो ये है लगभग 60 से 70 हजार अंडे है वो प्रतिदिन देती है, और लगभग 15 साल तक देती है। कितना देती है, 15 वर्ष तक देती है। इसको एक जो दीमक है, दीमक को अंडे देने की मशीन भी कहते हैं। क्या, रानी दीमक को क्या बोलते हैं अपन, अंडे देने की मशीन भी कहते हैं। तो इनकी प्रजनन क्षमता होती है वो उच्च होती है, यानी कि इसमें अंडा देने की क्षमता होती है, जो इनकी उड़ोरता पावर होती है वो उच्च होती है। रानी दीमक होती है जो लगभग एक दिन के अंदर 70 से 80 हजार अंडे देती है, या 60 से 70 हजार अंडे देती है, और वो प्रत्येक सेकंड अंडे देती रहती है, और लगभग 15 साल तक अंडे देती है। इसलिए रानी दीमक को अपन अंडे देने की मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके कहीं न प्रजनन क्षमता के कारण एक तो ये कारण हो जाता है कि इनके अंदर अंडे देने की क्षमता होती है वो उच्च होती है।
उसके अलावा अपन और भी बात करें आगे, तो इनकी जो विकास अवधि होती है वो कम होती है, इनका जीवन चक्र होता है वो कम होता है, विकास अवधि क्या होती है इनकी कम होती है। उदाहरण की बात करें तो मक्का का एफिड 16 निब प्रति एफिड उत्पन्न करता है। एक जो मक्का का एफिड होता है, एक एफिड से 16 निब निकलते, कितने उत्पन्न करते हैं, 16 निब है वो उत्पन्न होते हैं। और एक निब का जीवन चक्र होता है जो वयस्कता को 16 दिन के भीतर ही पहुंच जाता है। निब है वो वयस्क कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में वयस्क हो जाता है। मक्का का जो एफिड होता है, एफिड एक एफिड से 16 निम्फ का है वो प्रजनन होता है, यानी कि एक एफिड जो होता है उससे कितने निम्फ निकलते हैं, 16 निम्फ का है वो प्रजनन होता है। और एक निम्फ को अपने वयस्क अवस्था में पहुंचने के लिए मात्र 16 दिन की आवश्यकता रहती है, यानी कि एक पीढ़ी है वो 16 दिन के अंदर है वो निम्फ की क्या हो जाती है, मक्का के एफिड की जो एक पीढ़ी है वो 16 दिन की होती है। कितनी होती है, 16 दिन की हो जाती है, एक पीढ़ी अपनी संपूर्ण कर लेते हैं। इसलिए जो वयस्क विकास की अवधि कम होने के कारण भी कीट प्रजनन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। कीटों की आबादी में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन के पक्ष में होता है। कीट क्या है, पूरे जो आबादी होती है उनके अंदर आनुवंशिक परिवर्तन है वो होते रहते हैं। कीटनाशक प्रतिरोधी नस्लों का विकास, अगर मान लो अपन कीटनाशियों का अधिक प्रयोग करते हैं तो कीट क्या करते हैं, अपने आनुवंशिक परिवर्तन करके जिन कीटनाशियों का अपन प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रति क्या बना देते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बना देते हैं, रेजिस्टेंस पावर बना देते हैं। फिर अंडे देने के स्थल का चयन सावधानी से और अंडे की सुरक्षा करते हैं। जो अंडे देने के स्थल का चयन होता है वो सावधानी से करते हैं, जैसे बलुई दोमट मृदा चाहिए अंडे देने के लिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो उनको कम तापमान की आवश्यकता रहती है, सामान्यतः कम तापमान की आवश्यकता रहती है। लगभग कीटों के अंडे के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत रहती है। तो ये सावधानी से देते हैं, स्थल का चयन करते हैं वो सावधानी से करते हैं। फिर स्थल अंडे देने के बाद में उनकी सुरक्षा भी करते हैं। प्रगतिशील प्रावधान जैसे मधुमक्खियों और सामूहिक प्रावधान जैसे वाष्प माता पिता की देखभाल को प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक रूप से भी है वो अपने अंडों की देखभाल की सुरक्षा करते हैं। माता पिता होते हैं वो अपने जो अंडे वगैरह देते हैं, जो लार्वा वगैरह होती है उनकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। फिर ओवी पार्टी एंड वीवी पार्टी के अलावा विशेष प्रकार के प्रजनन की उपस्थिति भी कीटों में पाई जाती है। कीटों में अंड रोपक ओवी पार्टी और वीवी पार्टी के अलावा भी है कई अंग पाई जाती है जिसके कारण प्रजनन क्षमता होती रहती है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। अब अपन देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या कारण है जिसके कारण है कीटों की संख्या अधिक है। तो इसमें पहला है पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि बहुपूर्णता। क्या है बहुपूर्णता? पॉली एम्ब्रियोनिक में बात करूं तो पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि एक ही अंडे से है वो कई कीटों का निर्माण होना। क्या, एक ही अंडे से कई कीटों का विकास होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक अंडे से कई कीटों का विकास, एक ही अंडे से कई कीटों का विकास होता है जिसको अपन पॉली एम्ब्रियोनिक बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। और कीटों के अंदर बहुभ्रूणता की क्षमता पाई जाती है। उसके अलावा अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ही प्रजनन हो जाता है। क्या, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही कीटों के अंदर प्रजनन हो जाता है। जैसे एफिड से, एफिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, अनिषेक जनन पाया जाता है। न्यू टाइप या मिड टर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से किस कीट में अनिषेक जनन पाया जाता है? तो अनिषेक जनन होता है जिसमें बिना निषेचन के ही प्रजनन हो जाता है, वो किसमें होता है, एफिड्स में होता है। किसमें होता है, एफिड्स में होता है। उसके अलावा है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है कि अपरिपक्व अवस्था में ही प्रजनन की क्रिया हो जाती है। जैसे कुछ मधुमक्खियां वगैरह में जब कीट अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तो उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया हो जाती है। अगला है पूर्ण कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। पूर्ण कायांतरण, कीटों के अंदर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कीटों के अंदर अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये चारों अवस्थाएं पाई जाती है। क्या, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कीटों की जो विकास की अवधि होती है उसके दौरान अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क की स्टेज पाई जाती है, जिसको अपन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कुल कीटों में से 82% से अधिक पूर्ण कायांतरण में निम्नलिखित 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। जो चरण है अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। जो कुल कीट है उनमें से 82% कीटों के अंदर क्या पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इस कारण है वो कीट अधिक प्रभावी होते हैं।
जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, 4 स्टेज हो गई। कौन सी? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। अंडा होता है ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, सुस्ती में रहता है, अगतिशील होता है और भ्रूण अंदर विकसित होता है। अगर मैं अंडा की बात करूं, एग्स की बात करूं, तो एग्स होते हैं ये निष्क्रिय रहते हैं। कैसे रहते हैं? एग होते हैं ये निष्क्रिय रहते हैं और इन एग्स के अंदर, अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? एग के अंदर भ्रूण का विकास होता है। उसके अलावा मैं बात करूं सेकंड, लार्वा। क्या है? लार्वा। लार्वा होते हैं ये सक्रिय होते हैं और भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। लार्वा कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं और ये क्या करते हैं? भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं मुख्य रूप से लार्वा, और पाचन बढ़ता है, भोजन जमा करते हैं। ये है जो भोजन जमा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो इनकी अगली स्टेज आने वाली है वो प्यूपा स्टेज है। प्यूपा स्टेज होती है वो क्या होती है? निष्क्रिय होती है। प्यूपा की मैं बात करूं तो प्यूपा वापस निष्क्रिय स्टेज में चले जाते हैं। प्यूपा होते हैं वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, आंतरिक पुनर्गठन और प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करते हैं। प्यूपा क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करते हैं। अगर मान लो जब अपन देखते हैं जो रबी के कीट होते हैं और जो खरीफ के कीट होते हैं वो रबी के अंदर नहीं होते, और जो खरीफ के कीट होते हैं ये रबी में नहीं होते, रबी की फसल के कीट खरीफ के अंदर नहीं होते। इनका कारण क्या है? कि रबी के कीट होते हैं वो कम तापमान में रह पाते हैं, और जब अधिक तापमान आता है जून जुलाई के अंदर, तो ये क्या होते हैं? शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। इनकी जो प्यूपा स्टेज है वो शीत निष्क्रियता में चली जाती है। और जब खरीफ के कीट होते हैं इनको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये सर्दियों के अंदर है वो निष्क्रिय स्टेज में चले जाते हैं, प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं। फिर इनके बाद में अगली अवस्था आती है, वो आती है एडल्ट। सक्रिय प्रजनन करता है वो पीढ़ी बढ़ाता है। एडल्ट का कार्य क्या होता है? प्रजनन की कार्य करना, और क्या करता है? पीढ़ी बढ़ाता है। और एडल्ट होता है ये सक्रिय होता है। कैसे होता है? सक्रिय होता है और ये प्रजनन कार्य करता है। तो कीटों की सक्रिय स्टेज कौन सी है? मुख्य रूप से अधिकतर कीटों में लार्वा, और जो एडल्ट होती है ये मुख्य स्टेज होती है, सक्रिय स्टेज होती है। एक्स तथा प्यूपा होती है वो निष्क्रिय स्टेज होती है। अब अपन और आगे बात करते हैं कि और कौन कौन सी इनके अंदर कीटों के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन से कीटों के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण कीट होते हैं वो अन्य कीटों से अधिक प्रभावी होते हैं, अन्य जीवों से अधिक प्रभावी होते हैं। तो इनके अंदर है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि रक्षा तंत्र। कीट अपने जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित रक्षा अंगों का उपयोग करते हैं। कीटों के अंदर क्या होती है? जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। जैसे इनका बिहेवियर की बात करूं तो मैं थैनोटोसिस कीट मर्त होने के रूप में दिखावा करते हैं। जो थैनोटोसिस कीट होते हैं, थैनोटोसिस कीट होते हैं, जब इनके अपन हाथ लगाते हैं, बचपन के अंदर अपन ऐसे बहुत सारे कीट देखे होंगे, कीट पतंगे जो मकड़िया वगैरह होती है, जिसके अपन हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? इस प्रकार से बिहेवियर करती है जैसे अपन को लगता है कि ये मर गई है, लेकिन कुछ समय बाद में अपन जब देखते हैं तो वो वहां से है जो चलना शुरू कर देती है। तो थैनोटोसिस कीट होते हैं वो अपने बिहेवियर में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं, जब उनको लगता है कि कोई खतरा है, बाहरी खतरा, तो वो अपने आप को है मृत घोषित कर देते हैं। इस प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे अपन को लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन मृत होने का वो दिखावा करते हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो बीटल के अगले पंख कठोर होते हैं। बीटल के जो अगले पंख होते हैं वो कठोर होते हैं, जो उनकी सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। इलाइट्रा के रूप में जाना जाता है। ये पक्षियों से बीटल की सुरक्षा करता है। जो बीटल के अगले पंख होते हैं वो कठोर होने के कारण वो अपने पूरे शरीर को है अगले पंखों से ढक देता है, इसलिए पक्षी होते हैं वो बीटल को है नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसके अलावा मैं बात करूं तो इनके अंदर रंगीन पाया जाता है, जो अपने पर्यावरण के अनुसार रंग को परिवर्तन करते रहते हैं। सुरक्षात्मक रंगों की इनके अंदर उपस्थिति होती है। फिर अगर मैं केमिकल की बात करूं तो रक्षात्मक रसायनों की उपस्थिति, जैसे मधुमक्खी द्वारा उत्पादित जहर, ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं वो विशिष्ट रसायनों का, गंध युक्त रसायनों का है वो स्त्राव करते हैं, जिसके कारण उनकी सुरक्षा होती रहती है। जैसे अगर मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी के बचने का कारण एक ही है, क्योंकि वो अपने डंक में क्या करती है? जहर को एक शरीर के अंदर प्रवेश करवाती है, इसलिए मधुमक्खी से डरते हैं। फिर उनके अलावा इनके अंदर हेक्सापोड लोकोमोशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेक्सापोड लोकोमोशन पाया जाता है, यानी कि छठपाद गति पाई जाती है। गति के दौरान एक समय में तीन पैरों का ही उपयोग करते हैं तथा शेष 3 पैर स्थिर रहते हैं।
गति के दौरान क्या करते हैं कि कीट है वो 3 पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तथा बाकी के 3 पैर होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जो अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने मुख्य रूप से कीटों की उन विशेषताओं के बारे में पढ़ा है जिन विशेषताओं के कारण कीट होते हैं जो अन्य प्राणियों की तुलना में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और कीटों के रहने का जो अनुकूल वातावरण के लिए क्या क्या उनके अंदर अनुकूल दशाएं पाई जाती है, उन सब के बारे में अपन ने चर्चाएं की। और कीट होते हैं वो अन्य प्राणियों से क्यों प्रभावी होते हैं उनके बारे में अपन ने वो चर्चा की। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है यह आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके है वो हमें अवगत करवा दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर का कोर्स है वो आपको यूट्यूब पर है, वीडियो लेक्चर वीडियो क्लासेस के माध्यम से करवाए गए पीडीएफ भी अब आपको अवेलेबल करवाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।